हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, ये वीडियो कक्षा 11वीं के इतिहास सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 थे वो दोस्तों ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है और इसका दोस्तों एमसीक्यू वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप उसको नहीं देखे हैं तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 3 को बहुत ही अच्छे से समझिए। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, मतलब एक ऐसा साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। और दोस्तों, यदि आपको महाद्वीप नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, हम लोग विस्तार से स्टार्ट करेंगे और जितना भी चीजें इस चैप्टर में पढ़ना है वो सारा चीज जो है दोस्तों क्लियर करेंगे, ताकि इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो सारा क्वेश्चन दोस्तों हम लोग जो है इजी तरीके से हैंडल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं पहले महाद्वीप क्या होता है, उसके बाद ऐसा कौन सा महाद्वीप था मतलब साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो चलिए एक एक चीज को, हर एक चीज को विस्तार ढंग से समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला टॉपिक है महाद्वीप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि महाद्वीप का अर्थ क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे आगे। तो दोस्तों, महाद्वीप समुद्र के बीच ऐसे भूखंड हैं जिसमें कई सारे देश स्थित होते हैं। नहीं समझ में आया तो दोस्तों वेट कीजिए थोड़ा सा, मैं आपको मैप के द्वारा भी दिखाऊंगा कि मैं महाद्वीप होता क्या है और ऐसा कौन सा साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। ठीक है, तो सारी चीजों को समझेंगे। तो दोस्तों, ये जो महाद्वीप होता है वो एक ऐसा भूखंड होता है जो चारों तरफ से समुद्र होता है और वहां पे खड़ा होता है। ठीक है, और उस जगह पर बहुत सारे देश जो है स्थित होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये एक जगह है और इस जगह पर बहुत सारा क्या है ना, देश शामिल है। ठीक है, बहुत सारा देश शामिल है, तो ये जो भूखंड हुआ इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग ना, महाद्वीप बोल सकते हैं। ठीक है, और देश में ये इस तरह के महाद्वीप हैं जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। रोमन साम्राज्य। दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, मतलब कौन सा साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, तो दोस्तों उसका नाम है रोमन साम्राज्य। ठीक है, मतलब रोमन साम्राज्य जो है वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऊपर में बताया कि महाद्वीप जो है उसके नाम भी बताया बहुत सारे। ठीक है, तो उसमें से कौन सा 3 महाद्वीप था, तीनों का नाम भी पता होना चाहिए। जिसमें से पहला था वो था यूरोप, दूसरा था पश्चिमी एशिया और तीसरा था उत्तरी अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आराम से टेंशन से विस्तार से बैठ जाइए, आपको मैं मैप के द्वारा समझाऊंगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे समझते हैं। दोस्तों, मैप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो मैप हम लोग को मिलेगा यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे एक मैप देख पा रहे होंगे जो कि वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, वर्ल्ड का मैप में दोस्तों आप यहाँ पे इंडिया को देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये हम लोग का इंडिया मतलब भारत देश। ठीक है, और दोस्तों यदि मैंने आपको क्या बताया कि पहला जो महाद्वीप था वो था यूरोप, तो दोस्तों ये जो यहाँ पे भूखंड देख पा रहे हैं इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, यूरोप। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को भी समझ में आए। ठीक है, ये जो क्षेत्र हम लोग देख पाए इस क्षेत्र को बोलते हैं यूरोप। उसके बाद दोस्तों क्या ऑप्शन था न, सेकंड नंबर था वो था पश्चिमी एशिया। तो दोस्तों ये रहा पूरा एशिया। ठीक है, तो इसका पश्चिम कौन सा होगा ना, ये वाला। ठीक है, तो इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये हुआ पश्चिमी एशिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर था उत्तरी अफ्रीका। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में था हम लोग का क्या, अफ्रीका। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का यूरोप। ठीक है, ये रहा हम लोग का पश्चिमी एशिया। ठीक है, और नीचे में जो दोस्तों ये जो पूरा बड़े आकृति में देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं अफ्रीका, लेकिन यहाँ पे बताया गया है उत्तरी अफ्रीका। तो उत्तरी अफ्रीका मतलब ऊपर तरफ। ठीक है, तो ये जो उत्तरी अफ्रीका मतलब इस क्षेत्र में, मतलब ये जो 3 महाद्वीप हुआ इस 3 महाद्वीपों में किसका फैलाव था ना, इस 3 महाद्वीपों में रोमन साम्राज्य का फैलाव था। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जो इतना बड़ा क्षेत्र देख पा रहे हैं इस इतना बड़ा क्षेत्र में रोमन साम्राज्य का फैलाव था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा किसका ना, रोमन साम्राज्य का। ठीक है, आपको नाम याद करके चलना है और किन तो ना 3 महाद्वीप में फैला हुआ था ये भी आपको याद करना है। ठीक है, सारी चीजें एक एक करके बहुत ही अच्छे से ढंग से समझेंगे। बस आप दोस्तों इस वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो हमारे चैनल को जिसका नाम है डेप्थ स्टडी विद आशीष, इसको दोस्तों आप जो है लाइक और सब्सक्राइब और जितने हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि जो है दोस्तों इस तरह का कंटेंट आपके दोस्त को भी मिल सके। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार था। इसे 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब दोस्तों रोमन साम्राज्य तो अभी नहीं है,
पीछे था। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो रोमन साम्राज्य है ये एक इतिहास का पार्ट हुआ। इतिहास में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, इतिहास विषय में ही पढ़ रहे हैं। मतलब ये जो है बीता हुआ समय का बात हो रहा है। और यदि बीता हुआ समय का बात हो रहा है तो मतलब पहले का बात हो रहा है। मतलब पहले का बात हो रहा है मतलब अभी वो चीज़ नहीं है। ठीक है। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो रोमन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीप में मैंने आपको बताया, यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका, ये तीनों महाद्वीपों में जो ये रोमन साम्राज्य का फैलाव था, यहाँ पे कौन कौन सी स्रोत मिली है, कौन कौन से ऐसे सबूत मिले हैं जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि जो रोमन साम्राज्य है यहाँ पे लोग जो है इस तरह से रहते थे, इस तरह का व्यापार करते थे, इस मतलब ऐसा प्रणाली थी जिसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता था। तो उसका साधन क्या था, ये सारा चीज कैसे हम लोग को पता चलती है, उसको किस चीज के आधार पर बोल सकते हैं हम लोग, ये सारा चीज मतलब स्रोत के आधार पर। ठीक है। और इस स्रोत को हम लोग 3 वर्गों में बांट सकते हैं, जिसमें से पहला स्रोत है वो है पाठ्य सामग्री। आपको दोस्तों समझ में नहीं आ रहा होगा तो आराम से विस्तार से समझिए, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। दोस्तों रोमन साम्राज्य में बहुत सारे सबूत मिले होंगे। ठीक है। उस सबूत को क्या किया गया है ना, 3 वर्गों में बांट दिया गया है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसमें से सबसे पहला जो स्रोत है वो है पाठ्य सामग्री। ठीक है। पाठ्य सामग्री मतलब क्या होता है, मतलब उस समय के व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, इसे वर्ष वृत्तांत कहा गया और इसे प्रतिवर्ष लिखा जाता है। जैसे कि प्रवचन, कानून, ये जो दोस्तों चीजें हुआ, ये सारा चीज किसमें आता है, पाठ्य सामग्री, मतलब जिसमें हम लोग लिखते हैं। ठीक है। लिखा हुआ चीज जो है दोस्तों किसमें आ जाता है ना, पाठ्य सामग्री में। ठीक है। जिसमें से दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो रोमन साम्राज्य था, इसका जो भी काल है, मतलब जैसे कि मान लेते हैं जो भी काल है, उस काल का इतिहास, मतलब हर एक साल में कुछ ना कुछ लिखा जाता है। मान लेते हैं एक साल में ये जो है इसमें लिखा गया बहुत सारा चीज। ठीक है। तो ये जो रेडी हुआ मेरा, इसको बोला गया वर्ष वृत्तांत, मतलब वर्ष में लिखा गया है। ठीक है। मतलब एक साल का वृत्तांत जितना भी वर्णन किया गया है, सारा चीज एक साल के अंदर इसमें लिखा गया है। फिर से और भी नया चीज स्टार्ट मतलब तैयार करेंगे। इसमें दोस्तों नेक्स्ट ईयर का बताया गया है, उसी प्रकार से इसमें नेक्स्ट ईयर का बताया गया है। तो एक ही साल का है, 2 साल का तो नहीं है। तो एक साल का है, इसलिए दोस्तों इसको क्या बोला गया ना, वर्ष वृत्तांत। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा नंबर जो स्रोत है वो है प्रलेख या दस्तावेज। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, पेपायरस पेड़ के पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपियां प्राप्त हुई है। दोस्तों बहुत सारे पांडुलिपि जो है कहाँ में प्राप्त हुए हैं ना, रोमन साम्राज्य में। तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो पांडुलिपि होता है वो होता क्या है। ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो पेपायरस पेड़ के पत्ते थे, ये जो पेपायरस पेड़ के पत्ते थे उस पर दोस्तों क्या हुआ है, लिखा हुआ मिला है। ठीक है। किसके बारे में, रोमन साम्राज्य के बारे में। चलिए आगे समझते हैं। पेपायरस एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के पास उगा करता था। इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। मतलब ये जो पेपायरस है ये एक सरकंडा जैसा पौधा होता था। ठीक है। कहाँ पे ये उगता था ना, मिस्र के नील नदी में। दोस्तों आपके एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, तो एमसीक्यू आएगा तो ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए कि ये जो पेपायरस था वो किस तरह का पौधा था, ये कहाँ पे उगता था, ये सारा चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। हजारों की संख्या में पत्र, लेख, संवाद पत्र, सरकारी दस्तावेज आज भी पेपायरस पत्ते पर लिखे हुए प्राप्त हुए हैं। देखिए दोस्तों अभी तो हम लोग के पास बहुत सारे पुस्तक हैं, कॉपी है, जिसके ऊपर हम लोग लिख सकते हैं, चाहे ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है। ठीक है। वहां पर हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन उस समय में क्या होता था ना, पत्ते पर लिखा जाता था, मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा जाता था। यदि आपने पिछले वाला चैप्टर देखा होगा तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है। तो ये सारा चीज दोस्तों पुराने समय था, लेकिन अभी हम लोग के पास क्या आ गया है, कॉपी आ गया है, किताब आ गया है। ठीक है। ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, बहुत सारा सामग्री आ चुका है जिसके कारण हम लोग कहीं पर भी लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि वर्ल्ड ये जो मैप है, इस मैप में कहाँ पे क्या चीज़ है। ठीक है। चलिए और एक बार समझ लेते हैं ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो। ठीक है। तो पहले मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आएगी। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहला जो है वो यूरोप है, दूसरा मैंने बताया था कि ये जो है पश्चिमी एशिया है, और मैंने तीसरा बताया था कि उत्तरी अफ्रीका है। तो ये जो तीनों महाद्वीपों का फैलाव है, इस पूरा महाद्वीप में किसका फैलाव था न, रोमन साम्राज्य का। ठीक है। ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो रोमन साम्राज्य का जो सबूत मिला है वो कितने आधार पर बांटा गया है ना, 3 आधार पर, जिसमें से मैंने 2 समझा दिया। और तीसरा जो है वो है भौतिक अवशेष। ठीक है। इसमें बताया गया कि भौतिक अवशेषों में उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो मुख्य रूप से खुदाई और सर्वेक्षण के दौरान मिलती है।
ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि यदि कोई भी चीज बीता हुआ हो और वो बहुत ही साल पुराना हो, ठीक है, मान लेते हैं कोई यहाँ पे एक गांव है, ठीक है, तो ये गांव जो है कहीं ना कहीं समय समय बीतते 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 इसका जो भूमि का परत होता है वो धीरे धीरे ऊपर उठते जाता है। मतलब मान लेते हैं ये एक शहर बसा, ये जब खत्म हो गया मतलब इसका जो है लेवल थोड़ा सा ऊपर हो गया, फिर से एक शहर बैठा यहाँ पे, ठीक है, बसा, फिर ये भी खत्म हो गया तो इसका जो भूमि का परत है वो थोड़ा सा ऊपर आ गया, फिर से कोई शहर बसा तो वहां पर भी ये जो शहर है वो समाप्त हो गया तो इसके ऊपर भी एक परत बढ़ा। मतलब ये जो परत है वो जो ये जो भूमि का परत है ये धीरे धीरे ऊपर उठते जा रहा है, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो भूमि का परत धीरे धीरे उठते जा रहा है, मतलब यदि हमको इस शहर के बारे में जानना है, मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये जो शहर है ये गया, खत्म हो गया, फिर से एक शहर बसा, ये भी समाप्त हो गया, फिर से एक शहर बसा, ये भी समाप्त हो गया। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे इस जो शहर था इसके बारे में आपको जानकारी हासिल करना है तो आप खुदाई करके हासिल कीजिएगा, ठीक है। तो आप खुदाई कीजिएगा मतलब खनन कीजिएगा, ठीक है। तो जब आप खुदाई कीजिएगा तब इस क्षेत्र में आपको जो भी वस्तु मिलेगा, इस क्षेत्र में आपको जो भी वस्तु मिलेगा ये सारा वस्तु क्या हो जाएगा ना, भौतिक अवशेष हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है एक टॉपिक है, वो है क्या है, अभिलेख, ठीक है। तो अभिलेख क्या होता है ना, अभिलेख होता है, अभिलेख पत्थर की शिलाओं पर खोदे जाते हैं इसलिए वह नष्ट नहीं हुए हैं और बहुत बड़ी मात्रा में यूनानी और लातिनी भाषा में पाए गए हैं। मतलब दोस्तों मान लेते कोई पत्थर है, जैसे कि अभी हम लोग के पास कॉपी है तो वहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उस समय में कॉपी नहीं था तो इंसान लोग लिखता कहाँ पे था ना, मैंने बताया एक पेपायरस के पत्ते पर, ठीक है। तो और एक चीज बता रहा हूँ वो है पत्थर। मान लेते ये एक पत्थर है, इस पत्थर में जो है खोद खोद के जो है किसी भी चीज कोई भी हमको लिखना हो तो लिख दिए, ठीक है। तो वो चीज रह जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि पत्थर जो है वो थोड़ा सा कठोर होता है, ठीक है, जो इतना जल्दी से मतलब बहुत ही जल्दी आसानी से जो है वो नष्ट नहीं होता है। तो ये जो पत्थर पर हम कुछ भी लिखें इस चीज को क्या बोला जाता है ना, अभिलेख बोला जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों समझ में आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि इस प्रकार का कंटेंट आपको मिलता रहे। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रोमन साम्राज्य और ईरान साम्राज्य। मतलब दोस्तों जब रोमन साम्राज्य इतना बड़ा महाशक्ति बन गया था, मतलब मान लेते हैं कि ये जो 3 महाद्वीप था, ठीक है, ये तीनों महाद्वीप में किसका फैलाव था, रोमन साम्राज्य का। तो इसी प्रकार से और एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिसका नाम था ईरान साम्राज्य, ठीक है। तो इसमें इन दोनों के बीच कैसा संबंध है यही यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 शक्तिशाली साम्राज्य का शासन था, जिसमें से पहला था रोमन साम्राज्य, दूसरा था ईरान साम्राज्य, ठीक है। यह 2 साम्राज्य रोम और ईरान थे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। आगे समझिए। रोमन साम्राज्य और ईरान साम्राज्य के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता थी जिस कारण यह आपस में लड़ते रहते थे। मतलब जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा शक्ति है, यह भी एक बहुत ही बड़ा शक्ति है, तो दोनों जब शक्ति है तो दोनों के बीच क्या हो रहा है ना, कंपटीशन हो रहा है कि हम आगे जाएंगे, मतलब हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, ये बोलता है कि हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, ये ज्यादा बोलता है कि हम ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो इन लोग दोनों बीच कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन नाम का एक चीज आ गया। तो जब इन लोग दोनों के बीच कॉम्पिटिशन नाम का चीज आ गया मतलब दोनों का संबंध जो है वो अच्छा नहीं है, मतलब इन लोग दोनों जो है आपस में लड़ता ही रहता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे समझते हैं। यह साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे, मतलब ज्यादा दूर यहाँ पे साम्राज्य का डिस्टेंस नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रोमन साम्राज्य, इसको हम लोग 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसा एक टाइम आता है जिसमें जो है इसका लाइफ जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्या है वो टाइम, ये सारा चीज यहीं पे समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में वो है रोमन साम्राज्य, मतलब रोमन साम्राज्य जो है उसका काल, ठीक है, रोमन साम्राज्य का काल। तो इसमें क्या बताया गया है कि रोमन साम्राज्य का जो काल है उसको 2 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। पहला काल है वो है पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य, दूसरा काल है वो है परवर्ती रोमन साम्राज्य, ठीक है। और इसका जो टर्निंग पॉइंट है उसको बोलते हैं तीसरी शताब्दी। मतलब तीसरी शताब्दी में एक संकट आता है, जिस संकट के कारण जो है दोस्तों क्या होता है ना, रोमन साम्राज्य का जो निवासी होता है, जो भी समाज होता है वो परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको बोला गया है
परवर्ती काल, और ये जो है इधर बोला गया है पूर्ववर्ती काल। मतलब रोमन साम्राज्य का जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या है ना, तीसरी शताब्दी। इससे पहले वाला जो घटना घटा है उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य। इसके बाद में जो घटना घटा है उसको बोलते हैं परवर्ती रोमन साम्राज्य। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ये दोनों चीज याद रखना है कि रोमन साम्राज्य को दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं, जिसमें से पहला है पूर्ववर्ती और दूसरा है परवर्ती, और इसका टर्निंग पॉइंट क्या है ना, तीसरी शताब्दी। ठीक है, इतना आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूर्ववर्ती। ठीक है, क्योंकि पहले पूर्ववर्ती आया, उसके बाद तीसरी शताब्दी का एक संकट आता है, उसके बाद क्या आता है न, परवर्ती। ठीक है, तो पहले पूर्ववर्ती को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग तीसरी शताब्दी का संकट को जानेंगे, उसके बाद दोस्तों परवर्ती को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग का चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे परवर्ती काल में या फिर आरंभिक काल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि रोमन साम्राज्य में ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट के हाथ में थी। सेनेट क्या होते थे, धनवान अमीर अभिजात वर्ग। नहीं समझ में आया कुछ भी। यहाँ पे ये चीज बताया गया है कि ये जो रोमन साम्राज्य था वो 3 महाद्वीप में फैला हुआ था। तो तीनों महाद्वीप में कोई ना कोई शासन करेगा, तो जो शासन कर रहा था उसको बोला गया है सेनेट। ठीक है, अब ये सेनेट आप पहली बार सुन रहे होंगे, सेनेट का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे लाइन में कि जो सेनेट होता है वो एक समूह था, जो समूह क्या करता था, मतलब वो कौन सा समूह था ना, जिस समूह में धनवान लोग, अमीर लोग, अभिजात वर्ग लोग, ठीक है, ये सारे लोग जिस वर्ग में शामिल होते थे उस वर्ग को क्या बोला जाता था ना, सेनेट बोला जाता था। ठीक है, मतलब ये सेनेट जो है एक ऐसा समूह है जिसमें अमीर अमीर लोग जो है शामिल हुए हैं। ठीक है, और इन्हीं का जो है शासन चल रहा है कहाँ पे, रोमन साम्राज्य में। लेकिन यहाँ पे ये जो है किसका बात हो रहा है ना, पूर्ववर्ती काल का। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि जितने भी चीज अभी तक पढ़ेंगे वो सारे जो है पूर्ववर्ती का बात होगा, जब तक तीसरी शताब्दी नहीं आ जाता है। ठीक है, तब तक का कब तक का बात चलेगा ना, पूर्ववर्ती का। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चला, लेकिन 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने उसका तख्तापलट कर दिया। मतलब इसका यहाँ पे बताया गया है कि ये जो रोमन साम्राज्य है उसका गणतंत्र काल कहाँ से कब तक कब माना जाता है ना, 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व। अब दोस्तों ईसा पूर्व और ईस्वी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक इतिहास के स्टूडेंट्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये जो ईसा पूर्व होता है, ईस्वी होता है, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है हिस्ट्री का। ठीक है, तो पहले आप ये पता कीजिए, या फिर नहीं आ रहा है आपको समझ में तो आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो रोमन साम्राज्य का एक शासक था उसका नाम था जूलियस सीजर। ठीक है, तो ये जूलियस सीजर क्या क्या यहाँ से इतना तक शासन किया, कब से कब तक, 509 से 27 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये जो काल है इस काल को क्या बोला गया ना, गणतंत्र काल। ठीक है, अब गणतंत्र मतलब आपको तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे ये चीज बताया गया है कि ये जो रोमन साम्राज्य है इसका जो राजा है जूलियस सीजर, ये शासन करता है 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये जो टाइम है वो इसमें कौन शासन करता है ना, जूलियस सीजर। ठीक है, तो ये जो जूलियस सीजर है ये एक इंसान को, एक छोटा सा बच्चा को गोद लेता है, गोद मतलब एडॉप्ट करता है, जिसका नाम क्या होता है ना, ऑक्टेवियन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ऑक्टेवियन। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो ऑक्टेवियन है ये क्या करता है, जब बड़ा हो जाता है तब अपने पिताजी को मतलब जूलियस सीजर को जो है मार के मरा देता है और खुद जो है सत्ता में बैठ जाता है, मतलब अपना ही पिताजी को मारकर खुद राजा बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि जब ये सत्ता ले लेता है, जब अपना सत्ता जो है अपना हाथ में इसका आ जाता है, किसका, ऑक्टेवियन का, तब जो है ये अपना नाम भी चेंज कर देता है। ठीक है, जब ये बेटा रहता है तब अपना इसका नाम क्या रहता है, ऑक्टेवियन। लेकिन जब अपना पिता को मारकर खुद जो है सरकार मतलब खुद जो है शासन करता है, जब राजा बनता है तब अपना नाम भी चेंज कर देता है, तब उसका नाम क्या हो जाता है ना, ऑगस्टस। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से समझिए कि जो ऑक्टेवियन है ये किसका बेटा था, जूलियस सीजर का। जूलियस सीजर जो है इसको क्या लिया था, अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो जब ऑक्टेवियन बड़ा हुआ तब जूलियस सीजर को मारकर जो है खुद राजा बन गया। जब ये राजा बना तब ये जो है अपना नाम भी चेंज कर दिया, तो इसका ये अपना नाम क्या रखा ना, ऑगस्टस रखा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे समझिए, पहले सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसिपेट से नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांस भी हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो ऑक्टेवियन जो ऑगस्टस है
वो जो शासन चलाया उस शासन को क्या बोला गया ना, प्रिंसिपेट। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, ऑगस्टस सत्ता का वास्तविक स्रोत था, लेकिन फिर भी इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक था, निरंकुश था। मतलब निरंकुश नहीं था, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, निरंकुश नहीं था। ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। तो दोस्तों ये जो ऑगस्टस था, ये ऑगस्टस किसको सम्मान देने के लिए ये चीज कर रहा है, शांति के लिए, न किसके लिए कर रहा है, ना सेनेट के लिए। मैंने आपको बताया कि सेनेट कौन था, ना एक अमीर लोगों का समूह था। ठीक है, तो ये जो ऑगस्टस है ये क्या करता है कि अपना जब राजा बनता है तब ये ऑगस्टस करता है क्या है, ये बोलता है सभी को कि हम जो है किसी भी प्रकार का निरंकुश शासक नहीं है। आप जिस प्रकार से, जैसे कि आप जिस प्रकार से एक नागरिक हैं, उसी प्रकार से ऑगस्टस भी जो बोलता है कि मैं भी एक नागरिक हूँ। तो जिस प्रकार से आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आराम से व्यतीत कीजिए, किसी भी प्रकार का टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मतलब ऑगस्टस जो है वो एक निरंकुश शासक नहीं था। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों बताया क्या है सेनेट के बारे में, तो चलिए सेनेट के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं कि सेनेट ऐसी संस्था थी जिसने उन दिनों में जब रोम एक गणतंत्र था, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परवर्ती नहीं, पूर्ववर्ती काल, पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य में किसका शासन चल रहा था ना, सेनेट का। ठीक है, अब सेनेट क्या होता है, जिसमें अमीर लोग का एक समूह होता है। ठीक है, आगे समझिए। रोमन में सेनेट संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा। सेनेट एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन और अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व था, लेकिन आगे चलकर इसमें इतावली मूल के जमींदारों को भी शामिल किया गया। मैंने दोस्तों बताया कि जो सेनेट है उसमें किसका अधिकार, मतलब किसका समूह है ना, अमीर लोगों का। ठीक है, जिसको अभिजात वर्ग या फिर कुलीन वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे समझिए। यहाँ पे नोट करके बताया गया है कि रोमन के इतिहास की ज्यादा पुस्तकें यूनानी और लातिनी में लिखी हुई मिली है। मतलब दोस्तों ये जो रोमन साम्राज्य में जितना भी पुस्तकें मिली है वो सारे किस भाषा में लिखी हुई मिली है, नहीं, यूनानी और लातिनी भाषा में। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। सम्राट की परख इस बात से की जाती थी कि वह सेनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार करते थे। मतलब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि सम्राट और सेनेट का जो संबंध होता था, मान लेते ये जो सम्राट है, मान लेते ये एक सम्राट है। ठीक है, तो ये सम्राट जिस प्रकार से सेनेट को देखेगा, जिस प्रकार से सेनेट का मतलब रिस्पेक्ट करेगा, उस प्रकार से ये सम्राट जाना जाएगा। मतलब अगर ये जो सेनेट वर्ग है, इस सेनेट वर्ग को अगर ये अच्छे से देखता है, मतलब इसका रिस्पेक्ट करता है, तो ये एक अच्छा सम्राट कहलाएगा। लेकिन अगर ये सम्राट जो है ये इसको बुरे नजरिए से देखेगा सेनेट को, तो ये जो है एक बुरा सम्राट कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब सेनेट को जिस प्रकार से वो देखता है, मतलब जिस प्रकार से रिस्पेक्ट देता है, ठीक है, उसी प्रकार का सम्राट वो कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अगर अच्छे से इसका रिस्पेक्ट करेगा तो ये अच्छा सम्राट कहलाया, अगर अच्छे से नहीं रिस्पेक्ट किया मतलब वो बुरा सम्राट कहलाया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे बताया गया है सेना के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, सेनेट के बारे में, फिर पढ़े हम लोग सम्राट के बारे में, मतलब राजा के बारे में। अब दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेना के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सेना के बारे में बताया गया है कि सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्य में एक मुख्य संस्था सेना थी। मतलब सबसे पहले सम्राट था, उसके नीचे था कौन, सेनेट, उसके नीचे कौन था ना, सेना। ठीक है, ये चीज आपको याद होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, रोमन में एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। मतलब दोस्तों अगर कोई रोमन साम्राज्य में सेना बनता था, तो ये अगर सेना कोई भी इंसान अगर बन गया तो उसको जो है 25 वर्ष तक जो है वहां पे सेना बनकर ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक वेतनभोगी सेना का होना रोमन साम्राज्य की अपनी खास विशेषता थी। मतलब रोमन साम्राज्य में जितनी भी सेना होती थी उसको वेतन दिया जाता था। ठीक है, वेतन मतलब पैसा दिया जाता था। ठीक है, रोमन में 34 शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे। मतलब 6 लाख तक जो है सैनिक था, कब, 34 शताब्दी में। ठीक है, 34 शताब्दी मतलब परवर्ती काल। मैंने आपको बताया कि जो तीसरी शताब्दी होता था उससे पहले वाला काल को क्या बोला गया है ना, पूर्ववर्ती, और तीसरी शताब्दी के बाद मतलब चौथी शताब्दी का बात हो रहा है, मतलब परवर्ती काल। ठीक है, उस समय में कितना सैनिक था ना, 6 लाख। ठीक है, ये आपको सारा चीज जो है दोस्तों रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, तभी तभी आपको जो है समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। सैनिक बेहतर सेवा और वेतन के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। ठीक है, यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे
तो यह आंदोलन सैनिक विद्रोह का रूप ले लेते थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि यदि किसी भी प्रकार का सेनापति मतलब सेना जो होता था उसका जो हेड होता था सेनापति, उन लोग के बीच अगर सेना सम्राट का किसी भी प्रकार का वाद विवाद हो जाता था तो ये सैनिक क्या करता था, सैनिक विद्रोह कर देता था। ठीक है, ताकि जो है सम्राट को उसका बात मानना ही पड़े। ठीक है, सेनेट सेना से घृणा करती थी और उसे डरती थी क्योंकि वह हिंसा का स्रोत थी। दोस्तों ये जो सेना होती थी वो क्या करती थी ना, बात बात पर जो है आंदोलन कर देती थी। ठीक है, जिस कारणवश दोस्तों ये जो सेनेट होती थी वो कहीं ना कहीं सेना से जो है डरती थी, ताकि किसी भी प्रकार का ये जो सेनेट होता था इसको हिंसा पसंद नहीं था। हिंसा मतलब मारपीट, लेकिन सेना जो है वो हिंसा ही करती थी, मतलब आंदोलन ही करती थी। इसलिए जो सेनेट होता था वो एक बुरे नजर से किसको देखता था ना, सेना को। क्यों? क्योंकि ये जो है हमेशा हिंसा ही करती थी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे नोट करके बताया गया है कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सबसे पहले था सम्राट, उसके बाद था सेनेट, मतलब जिसको अभिजात वर्ग या फिर कुलीन वर्ग या फिर अमीर वर्ग भी कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेना, मतलब ये जो 3 खिलाड़ी था, ये 3 खिलाड़ी को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया था रोमन साम्राज्य में। ठीक है, रोमन साम्राज्य के प्रमुख सम्राटों के नाम, मतलब कुछ कुछ सम्राटों के नाम जो कि आपको याद होना चाहिए, जैसे कि जूलियस सीजर। ठीक है, ऑगस्टस जिसका बचपन का नाम क्या था, मैंने आपको अभी बताया क्या था, ऑक्टेवियन। ठीक है, मतलब ऑक्टेवियन, ऑक्टेवियन जब राजा बनता है किसको मारकर, अपने ही पिताजी को जूलियस सीजर को मारकर अपना नाम चेंज कर देता है, जिसका नाम क्या रहता है ना, ऑगस्टस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्राट है यहाँ पे टिबेरियस, उसके बाद है त्रासान, उसके बाद है नीरो। ठीक है, तो ये जो सम्राट हुए, ये सम्राट कौन से सम्राट है ना, प्रमुख सम्राट, मतलब मुख्य सम्राट है कहाँ के ना, रोमन साम्राज्य के। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वह सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं। ठीक है, मतलब अगर सम्राट जो है सेना पर नियंत्रण रखता है तो जो सम्राट जो है बहुत ही नाम कमाता है। मान लेते हैं कि सम्राट जो है अपनी सेना पर बहुत ही अच्छे से नियंत्रण करके रखा है, तो सम्राट जो है कहीं किसी और जगह जाकर भी जो है उस क्षेत्र को हासिल कर सकता है, किसके द्वारा ना, सेना के द्वारा। ठीक है, अगर सेना विभाजित हो जाए तो उसका परिणाम गृहयुद्ध के रूप में भी सामने आता है। मतलब यहाँ पे बताया गया कि यदि सेना डिवाइड हो जाती है और सम्राट के विरोध में ही खड़ी हो जाती है तो सम्राट के ऊपर जो है एक समस्या आ जा सकता है, जिसको दोस्तों यहाँ पे गृहयुद्ध के रूप में भी ये जो है बदल सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार की सेना थी। मतलब सेना जो है वो एक हिंसा का स्रोत थी। ठीक है, जो कि सेनेट जो है इसको बर्दाश्त नहीं करती थी, मतलब इसको अच्छा ही नहीं लगता था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। ऑगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये जो ऑगस्टस है, जिसका नाम है ऑक्टेवियन। ठीक है, जब ये राजा बनता है तब ये अपना नाम चेंज कर देता है, जिसका नाम क्या हो जाता है ना, ऑगस्टस। तो ये जो ऑगस्टस है ये जब शासन करता है तब पूरा साम्राज्य को बोलता है कि हम निरंकुश नहीं है, हम आप ही की तरह के एक मतलब आम नागरिक हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप रह रहे हैं उस प्रकार से हम भी रहेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी निरंकुश हिंसा नहीं होगी। ठीक है, तो ये कौन बोलता है, ऑगस्टस बोलता है। मतलब ये आराम से शांत स्वभाव का जो है शासन काल अपना बिताना चाहता है। तो इसलिए दोस्तों इसका जो शासन काल होता है उसको शांति के लिए हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि रोमन साम्राज्य में ऐसा कौन सा सम्राट था जिसका शासनकाल शांति के लिए जाना जाता है। ठीक है, शांति के लिए याद रखा जाता है, तो वो है ऑगस्टस। ठीक है, ऑगस्टस के बाद उसके पुत्र टिबेरियस ने शासन चलाया। ठीक है, तो ऑगस्टस का बेटा का नाम क्या हुआ ना, टिबेरियस। ठीक है, टिबेरियस को ऑगस्टस ने गोद लिया था। मतलब ये जो टिबेरियस है इसको गोद किसने लिया था ना, ऑगस्टस ने। ठीक है, इस काल में शासन का काफी विस्तार हुआ। इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोमन साम्राज्य में फैला लिया। मतलब जब इसका शासन चल रहा था तो उस समय में क्या हुआ कि जितने भी आश्रित राज्य थे, आश्रित राज्य क्या होता है दोस्तों, ये आपको समझना चाहिए थोड़ा। मान लेते ये हुआ सबसे बहुत बड़ा सा विशाल सा क्षेत्र रोमन साम्राज्य। ठीक है, तो ये रोमन साम्राज्य मान लेते यहाँ पे क्षेत्र है, कुछ कुछ क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है मान लेते इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं। तो ये जो ए क्षेत्र है ये किस पर निर्भर है, मान लेते हैं यहाँ से कुछ लेता है, कोई भी वस्तु लेता है। ठीक है, मतलब रोमन साम्राज्य से निर्भर है। बी भी कोई वस्तु लेता है रोमन साम्राज्य से, मतलब बी भी निर्भर है। सी भी रोमन साम्राज्य से कुछ ना कुछ लेता है, तो सी भी कहीं ना कहीं रोमन साम्राज्य से निर्भर है।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो रोमन साम्राज्य है, जितने भी आश्रित क्षेत्र थे जैसे कि ए बी सी, तो ये जो आश्रित क्षेत्र थे, इस आश्रित क्षेत्र को जो है अपने में मिला लिया। ठीक है, तो जब ये अपने में मिला लिया तो इसका क्षेत्र विस्तार क्या हो गया ना, बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस प्रकार का कंटेंट आपको जो है लगातार मिलता रहे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फ्रात नदी के पश्चिम में रोम राज्य की ओर पड़ते थे, उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। ठीक है, और ये राज्य बहुत समृद्ध हुआ। तो दोस्तों कुछ कुछ क्षेत्र को हड़प लिया गया, कुछ कुछ क्षेत्र को जो है शामिल किया गया, और इस कारणवश दोस्तों रोमन साम्राज्य जो है धीरे धीरे फैलता गया। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए आगे समझिए। यहाँ पे बताया गया है हेरोड के राज्य से प्रतिवर्ष 50 लाख दिनारियस 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर आमदनी होती थी। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि एक इंसान का जो एक साल का आमदनी था वो कितना था ना, 54 लाख दिनारियस, मतलब 1,25,000 किलोग्राम सोना। ये आपको समझ में आ रहा होगा यदि आपको सोना का कीमत पता हो तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। ये दोस्तों मैंने आपको दिनारियस बताया, 54 लाख दिनारियस, मतलब दिनारियस क्या था ना, रोमन साम्राज्य का एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी होती थी। मतलब जो ये जो दिनारियस सिक्का होता था ये कितने ग्राम, मतलब कितने ग्राम शुद्ध चांदी से बनता था ना, 4.5। ठीक है, ये आपके लिए एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे समझते हैं। इटली के सिवाय रोमन साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे और उनसे कर वसूला जाता था। जैसे कि दोस्तों ये हुआ रोमन साम्राज्य, तो इसको दोस्तों बांट दिया जाता था। ठीक है, मान लेते इस क्षेत्र को बांट दिया, ठीक है, इस क्षेत्र को बांट दिया, इस क्षेत्र को बांट दिया, इस क्षेत्र को बांट दिया, ठीक है, और भी क्षेत्र को बांट दिया, ए बी अलग अलग क्षेत्र को बांट दिया। तो इस क्षेत्र में मान लेते यहाँ पे कोई अलग जो है टैक्स लेगा, ये कुछ कोई अलग लेगा टैक्स, ये अलग लेगा टैक्स। ठीक है, तो इस क्षेत्र में इस तरह से जो है दोस्तों हर एक क्षेत्र में टैक्स लेता था, और ये सारा टैक्स किसके पास जाता था ना, सम्राट के पास। ठीक है, कहाँ के सम्राट ना, रोमन साम्राज्य के। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एक एक करके बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपनी चरमोत्कर्ष पर था, रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से अर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ रोमन साम्राज्य का विस्तार। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझिए। रोमन साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए थे, जिनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था तथा कर भी वसूलते थे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो रोमन साम्राज्य, मान लेते हो कोई देश है, तो देश भी बहुत बड़ा होता है, तो बहुत सारा देश जिसमें शामिल होता है उसको महाद्वीप बोलते हैं। तो 3 महाद्वीप में रोमन साम्राज्य फैला हुआ था, मतलब हर एक क्षेत्र से जो है दोस्तों इसका नियंत्रण किया जाता था। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे समझिए। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि दूसरी और तीसरी शताब्दियों के दौरान अधिकतर प्रशासक और सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में से लेते थे। ठीक है, इस प्रकार का उनका एक नया सम्भ्रांत वर्ग बन गया था, जो कि सेनेट की सदस्यताओं की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि उसे सम्राट का समर्थन प्राप्त था। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये जो सेनेट होता था उससे भी एक बहुत बड़ा वर्ग सामने आ रहा था, जिसका नाम क्या था ना, सम्रांत वर्ग। ठीक है, और इस सम्रांत वर्ग में कौन कौन शासक कौन कौन थे ना, प्रशासक थे, इसमें था कौन ना, सैनिक ऑफिसर था। तो इस ये जो सैनिक ऑफिसर हुआ, प्रशासक हुआ, ये कौन हुआ, ये सारे दोस्तों सम्राट के समर्थक समर्थक हुए। ठीक है, और यदि किसी ग्रुप में सम्राट के समर्थक है तो वो बहुत ही मजबूत वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सम्रांत वर्ग है ये एक नया वर्ग जो है सामने देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे समझिए। जैसे जैसे यह नया समूह उभर कर सामने आया, तब सम्राट गैलिनस ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर इस नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया। मतलब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये जो सम्राट गैलिनस है, जिसका कालखंड यहाँ पे बताया गया है, तो दोस्तों ये जो गैलिनस है ये क्या करता है कि जो जितने भी सेनेट के अधिकार होते हैं वो सारे अधिकार इसको खत्म कर देते हैं, और एक नया वर्ग जो होता है सम्रांत वर्ग, उसको दोस्तों सारे अधिकार सौंप दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन करता है ना, गैलिनस। ठीक है, जो जो कहाँ का सम्राट होता है ना, रोमन साम्राज्य का। ठीक है दोस्तों, ये सारे चीजें जो है रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जितने भी सम्राट के नाम आएंगे वो सारे दोस्तों रोमन साम्राज्य के ही सम्राट के नाम आएंगे। ठीक है,
गैलिनस नहीं चाहता था कि रोमन का नियंत्रण किसी भी प्रकार से सेनेटरों के हाथ में जाए। ठीक है, तो दोस्तों क्यों? क्योंकि ये जो सेनेटर होता था वो कहीं ना कहीं दोस्तों रोमन साम्राज्य का जो शासक है उस पर अगर तख्ता पलट कर दिया तो सेनेटर का शासन चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रोमन साम्राज्य का जो शासक था गैलिनस, वो सेनेटर को हटाकर किसको दे देता है? सम्रांत वर्ग को, जिसमें शामिल कौन होता है ना? सम्राट के ही समर्थक। ठीक है, चलिए आगे समझिए। अब दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट होता है तीसरी शताब्दी का संकट। जैसे कि दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस लेके बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो तीसरी शताब्दी है, ये जो तीसरी शताब्दी है, इससे पहले वाला का जो काल था उसको क्या बोला गया था? क्या बोला गया था दोस्तों? ना पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये दोस्तों क्या बोला गया था इसको? पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य। ठीक है, लेकिन जब तीसरी शताब्दी पे एक संकट आता है, जो कि अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग, उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ का लाइफ चेंज होता है, जिसको दोस्तों क्या बोला गया था उस काल को? न परवर्ती रोमन साम्राज्य। ठीक है, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और दोस्तों समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने हो सके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार का कंटेंट आपके दोस्त को भी मिल सके और आप और आपके दोस्त अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है अपने एग्जाम में प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सारी चीज़ समझ में पा रहे होंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है तीसरी शताब्दी का संकट। मतलब दोस्तों तीसरी शताब्दी जो होता है वहाँ पे एक संकट आता है, उसके बाद चौथी शताब्दी आता है, उसके बाद पांचवी शताब्दी आता है, उसके बाद छठी शताब्दी आता है, उसके बाद सातवीं शताब्दी आता है। तो ये जो कालखंड होता है इसमें जो है इन लोग का जिंदगी कैसे होता है, ये सारी चीज दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहली और दूसरी शताब्दी शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी। मतलब पहला और दूसरा जो शताब्दी था वो बहुत अच्छे से बीता, लेकिन तीसरी शताब्दी में आंतरिक तनाव के संकेत मिलते हैं। मतलब तीसरी शताब्दी में जो है कुछ संकट आता है। ठीक है, जिसको क्या बोला गया है? ना आंतरिक तनाव। 225 ईस्वी में ईरान के आक्रमण वंश, जिसको क्या बोला जाता है ना? ससानी वंश द्वारा बार बार रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया जा रहा था। मतलब ये जो ससानी ससानी वंश था, जो कहाँ का था ना? ईरान का। मैंने दोस्तों पहले ही बताया था कि जो रोमन साम्राज्य था वो किसके साथ युद्ध करता था, किसके साथ कंपटीशन करता था ना? ईरान साम्राज्य के पास। ठीक है, तो ईरान साम्राज्य का जो एक आक्रमण वंश है जिसका नाम है ससानी वंश, ये दोस्तों किसके साथ झगड़ा कर रहा है ना? रोमन साम्राज्य के साथ। ठीक है, चलिए आगे समझिए। तीन भाषाओं में खुदे हुए एक अभिलेख में ईरान के शापुर प्रथम ने दावा किया था कि उसने 60,000 रोमन सेना का अंत कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे एक अभिलेख मिला है जो कि तीन भाषाओं से लिखा हुआ मिला है, और इसमें बताया गया है कि जो शापुर प्रथम था, जो कि ईरान का एक राजा था, ये क्या किया था कि रोमन साम्राज्य का जो 60,000 सेना था उसको अकेले मार के मतलब मार डाला था। ठीक है, कौन? न शापुर प्रथम, जो कि कहाँ का राजा है ना? ईरान का राजा है। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे समझते हैं। रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर भी कब्जा कर लिया गया। ठीक है, मतलब रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी ना? एंटियोक। ठीक है, चलिए आगे समझिए। कई जर्मन मूल की जनजातियां एलमनाई, फ्रैंक, गोथ ने राइन और डेन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, अब चलिए आगे समझिए। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतराल में अनेक सम्राट जो है सत्ता में आए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि 47 सम्राट जो है 47 वर्षों में, सॉरी, यहाँ पे 47 वर्षों में जो है 25 सम्राट जो है आ गए थे। मतलब दोस्तों एक सम्राट जो है 2 साल भी शासन नहीं कर पाया। मतलब अगर कोई भी सम्राट एक मतलब कोई भी सम्राट जो है दोस्तों, अगर एक एक सम्राट 2 साल शासन करेगा, मतलब 25 सम्राट जो है 50 साल शासन करेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 25 सम्राट जो है वो 50 वर्ष भी शासन नहीं कर पाए। मतलब यहाँ पे ऐसा सिस्टम, मतलब ऐसा जो है माहौल बन गया था यहाँ पे, जो सम्राट जो है टिक ही नहीं पा रहे थे, मतलब अपना शासन चला ही नहीं पा रहे थे। इस तरह का यहाँ पे संकट आ चुका था, जिस कारण बस एक भी सम्राट जो है 2 साल तक जो है शासन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इससे यह पता लगता है कि इस अवधि में साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि एक सम्राट 2 साल तक भी शासन नहीं कर पा रहा है तो कितना बड़ा संकट यहाँ पे आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बताया गया है कि तीसरी शताब्दी में बहुत ही बड़ा एक संकट आता है, जिसमें से 47 वर्षों में दोस्तों क्या होता है ना? 25 सम्राट जो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको बताया गया था। चलिए आगे समझिए।
यहाँ पे बताया गया है लिंग, साक्षरता और संस्कृति। दोस्तों लिंग आपको समझ में आ रहा होगा, संस्कृति भी आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये साक्षरता शब्द क्या है ना? साक्षरता शब्द उस मतलब साक्षर क्या होता है ना? साक्षर इंसान वो होता है जो दोस्तों अपना नाम लिख सके और उसको स्पष्ट रूप से जो दोस्तों उसको जो है पढ़ सके। तो साक्षर वो होता है जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करेंगे, लिंग के बारे में बात करेंगे और रोमन साम्राज्य का संस्कृति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए समझिए। उन दिनों में एकल परिवार का चलन था, मतलब एकल परिवार समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर परिवार, ठीक है। एक जॉइंट फैमिली होता है, एक न्यूक्लियर फैमिली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एकल परिवार का बात किया गया है। दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये जो स्त्री होती थी, जब इसका शादी होता था, ठीक है, इसका जो भी संपत्ति होता था वो अपने पति को जो है हस्तांतरित नहीं करती थी, मतलब साइन सिग्नेचर नहीं करती थी। लेकिन जो परिवार मतलब जो पिता का परिवार होता था वहां पे अब जो जितने भी अधिकार होते थे स्त्री के, वो सारे अधिकार जो है यहाँ पे बनाए रखती थी, ठीक है। चलिए आगे समझिए। यहाँ पे आगे बताया गया है कि महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी और अपनी अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा कि आपके घर में यदि आपके पिता हैं तो उन पिता का जो भी जमीन है, ठीक है, उसके बाद किसका होगा ना? आपका होगा, ठीक है, यदि आप लड़का है तो। लेकिन लड़की का तो कोई भी अधिकार नहीं होता है जमीन पर। लेकिन उस समय में क्या होता था कि जो महिला होती थी उसका भी अधिकार होता था, किस पर ना? जो पिता का संपत्ति होता है, पिता का जायदाद होता है उस पर, ठीक है। रोमन साम्राज्य की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व और संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ पे रोमन साम्राज्य में जो भी महिलाएं होती थी उन लोग को बहुत ही अच्छा अच्छा अधिकार यहाँ पे प्राप्त था, ठीक है। तलाक देना आसान था एवं काम चलाने साक्षरता होती थी। मतलब दोस्तों यहाँ पे तलाक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों देना बहुत ही इजी था और काम चलाओ साक्षरता होती थी। मतलब जैसे कि जितना आपको चाहिए उतना ही आप पढ़िए, ठीक है, उससे ज्यादा आप नहीं पढ़िए। तो काम चलाओ जो है यहाँ पे साक्षरता होती थी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं आर्थिक विस्तार। आर्थिक विस्तार मतलब होता है पैसा रिलेटेड या फिर पैसा से रिलेटेड, मतलब व्यापार किस प्रकार से यहाँ पे होता था, यही चीज यहाँ पे पढ़ना है। बंदरगाहों, खाद्यान्नों, ईंट भट्टों, खानों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की संख्या काफी अधिक है, जिनसे उसका सर्व आर्थिक आधारभूत ढांचा बहुत ही ज्यादा मजबूत था। दोस्तों आपको बंदरगाह समझ में आ रहा होगा। बंदरगाह क्या होता है? जहाँ पे जहाज लोग आके रुकता है, ठीक है। खाद्यान्न मतलब खाद्य, जो खाना वाना खाते हैं उसका सामग्री जो भी संसाधन होता है वो चीज। ईंट भट्टो मतलब जहाँ पे ईंटा को बनाया जाता है, ठीक है। खाना मतलब जो भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जैतून के तेल, ये जो दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैक्ट्री थी, जिसके कारण इसका जो आधारभूत मतलब जो बेस था आर्थिक स्थिति का, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, ठीक है। स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140 से 150 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष पर था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे समझते हैं। स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहा जाता है। दोस्तों आपको ये चीज याद रखना है कि जो जैतून का तेल है उसको किस में रखा जाता था ना? ड्रेसल 20 में, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पेन के तेल उत्पादकों और इतालवी तेल उत्पादकों के बीच प्रतिद्वंद्विता थी, मतलब कंपटीशन था। किसके बीच? रोमन साम्राज्य के जो तेल उत्पादक थे उसके बीच और इतावली तेल उत्पादकों के बीच, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ये चीज याद रखना है कि ये जो मैंने आपको बताया कि जैतून का तेल है, ये कहाँ पर रखा जाता था ना? ड्रेसल 20 में, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे समझिए। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। मतलब रोमन साम्राज्य में बहुत सारा ऐसा क्षेत्र होता था जहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से जो है फसल उगाई जाती थी। जैसे कि हो गया इटली के कैम्निया, सिसिली, गैलीली, बाइजेकियम जो कि ट्यूनिशिया में है, बाइटिका जो कि दक्षिण स्पेन है, ठीक है। तो ये सारा जो क्षेत्र है दोस्तों, ये सारा क्षेत्र में क्या होता था ना? बहुत ही अच्छे से जो है क्या होता था? खेती होता था, ठीक है। और यहाँ पे जो है दोस्तों उर्वरता का जो क्षमता होता था, मतलब फसल उगने का जो क्षमता होता था वो बहुत ही ज्यादा था, ठीक है।
कैंपेनिया से सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी फसल आती थी। सिसिली और बाइजेकियम रोम को भारी मात्रा में गेहूं निर्यात करता था। गैलीली में गहन खेती होती थी। तो ये सारा चीज आपको याद रखना कि कैंपेनिया में क्या होता था, सिसिली और बाइजेकियम में क्या होता था, गैलीली में क्या होता था। ठीक है, ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, स्पेन का जैतून का तेल स्पेन के दक्षिण में ग्वाडलिक्वियर नदी के किनारों के साथ साथ जमींदारों से आता था। तो दोस्तों जैतून का तेल कहाँ से आता था, तो जो ग्वाडल क्यूविर यहाँ पे नदी है उसके किनारे के जो जमींदार होते थे उन लोग के पास से। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे समझिए। स्पेन के चांदी और सोने की खानों में खुदाई की जाती थी और खनिज निकाले जाते थे। मतलब जो स्पेन में जो सोना होता था, चांदी होता था, वो कहाँ से निकाला जाता था ना, खनिज मतलब खनन करके। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे समझिए। यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक है रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण। श्रमिक आपको पता होगा, श्रमिक मतलब क्या होता है, मजदूर। ठीक है, जो दोस्तों काम करता है, ये आपको याद होगा। ठीक है, ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अब दोस्तों ये जो रोमन साम्राज्य में जो श्रमिक होता था, जो मजदूर होता था, वहां पे किस प्रकार का नियंत्रण होता था उन लोग के ऊपर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे टॉपिक पूछा गया है। तो इसके अंदर क्या समझना है कि दास प्रथा बड़े पैमाने पर थी। ठीक है, दास प्रथा आपको समझ में आ रहा है, दास मतलब जो गुलाम करता है। इटली में कुल जनसंख्या 75 लाख थी, जिसमें से 30 लाख तो केवल दास थे। मतलब दोस्तों इटली का जो जनसंख्या था वो कितना था, 75 लाख, जिसमें से सिर्फ 30 लाख कितना था दोस्तों ना, 30 लाख जो है सिर्फ दास था, मतलब गुलाम सिर्फ 30 लाख था। ठीक है, यह आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए आगे समझिए। दासों को पूंजी निवेश के नजरिए से देखा जाता था। उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति क्रूरता का व्यवहार करते थे, लेकिन आम लोग दासों से सहानुभूति रखते थे। ठीक है दोस्तों, मतलब जो बड़े बड़े अमीर अमीर लोग होते थे वो दासों को जो है बहुत ज्यादा खटाते थे, लेकिन जो आम लोग होते थे वो जो है दासों के साथ थोड़ा सा नर्म, मतलब जो नॉर्मल बिहेवियर होता है वो करते थे। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, किसके बीच, आम लोगों के बीच और उच्च वर्ग मतलब जो अमीर होते थे उन लोगों के बीच। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट पूछा गया है कि दासों की कमी होने पर दास प्रजनन प्रोत्साहन दिया जाता था। मतलब अगर दास की कमी हो जाती थी तो यहाँ पे दोस्तों दास प्रजनन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, दासों के काम का निरीक्षण किया जाने लगा था ताकि कई कर्मचारियों मतलब कामचोरी ना कर सके। मतलब दोस्तों दास जो होते थे, जो गुलाम करते थे, उस पर दोस्तों क्या होता था ना, नियंत्रण किया जाता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दास जो है वो कामचोरी कर सकते हैं। ठीक है, इस कारण बस यहाँ पे दासों को जो है निरीक्षण किया जाता था। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं दोस्तों। ये है रोमन साम्राज्य के सामाजिक श्रेणियां। मतलब प्रारंभिक मतलब जो पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य था वहां पे किस प्रकार का राजनीतिक व्यवस्था थी, और दोस्तों परवर्ती रोमन साम्राज्य में किस प्रकार की जो है राजनीतिक प्रणाली थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो पूर्ववर्ती काल है उसमें सबसे पहले तो है जो हेड था वो था सेनेटर। ठीक है, उसके नीचे जो वर्ग आता था वो है अश्वरोही, मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा घोड़ा होता था। ठीक है, नेक्स्ट होता था कौन ना, सम्मानित वर्ग, जिसको बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था। और उसके बाद होता था निम्न वर्ग, मतलब गरीब लोग। ठीक है, और उससे भी नीचे होता था कौन, होता था दास होता था, मतलब जो गुलाम करता था। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है परवर्ती रोमन साम्राज्य में क्या होता था। तो सबसे जो हेड होता था वो था सम्राट, उसके नीचे कौन था ना, अभिजात वर्ग था। अब अभिजात वर्ग किससे बना है ना, सेनेट और अश्वरोही। मतलब दोस्तों ये जो यहाँ पे बताया गया है सेनेटर और अश्वरोही, इन लोग दोनों को मिलाकर एक नया वर्ग बना जिसको क्या बोला गया ना, अभिजात वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट था मध्यम वर्ग, उसके नीचे था निम्न वर्ग। मध्यम वर्ग मतलब जो मिडिल क्लास होता है वो। ठीक है, उसके बाद निम्न वर्ग मतलब होता है गरीब इंसान लोग, और दोस्तों दास होता है जो गुलामी करता है। ठीक है, तो ये जो शासन प्रणाली है ये दोस्तों पूर्ववर्ती काल में और परवर्ती काल में ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है परवर्ती रोमन साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई, क्योंकि स्पेन के खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी और सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए चांदी नहीं रह गई थी। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो रोमन साम्राज्य का जो पहला सिक्का था क्या था ना, चांदी का सिक्का था, जिसको नाम मैंने आपको क्या बताया था, दिनारियस। ठीक है, तो वो जो दिनारियस का सिक्का था वो चांदी का सिक्का था। तो पहले जो प्रथम शताब्दी था, दूसरी शताब्दी था। ठीक है दोस्तों, और जो तीसरी शताब्दी आता है उस तीसरी शताब्दी में कुछ चेंजिंग होता है। उसके बाद दोस्तों लाइफ चेंज हो जाता है, जिसमें उसके बाद आता है चौथी शताब्दी, फिर आता है पांचवी शताब्दी। ठीक है, तो ये जो पहला, दूसरा और तीसरा शताब्दी है, इस तीनों शताब्दी में कौन सा सिक्का चलता है दोस्तों ना, इस सिक्का में यहाँ पे चलता है
चांदी का सिक्का, ठीक है, जिसको बोला गया था दिनारियस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लेकिन तीसरी शताब्दी के बाद का जो समय है, मतलब चौथी शताब्दी, पांचवी शताब्दी, छठी शताब्दी, सातवीं शताब्दी, तो ये जो काल है, इस काल में कौन सी सिक्का चलती है ना, सोना की सिक्का चलती है, ठीक है दोस्तों। उस सोना का सिक्का को क्या बोलते हैं ना, सॉलिडस बोलते हैं। ये सारा चीज यहाँ पे आपको पढ़ने वाले हैं, तो सारे चीज आप विस्तार ढंग से पढ़िए, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और परवर्ती काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। मतलब दोस्तों जो प्रथम सम्राट था कब का न, परवर्ती काल का, मतलब चौथी शताब्दी का, जिसका नाम है कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो चांदी का सिक्का चलता था जिसको दिनारियस बोला जाता था, उसको हटाकर क्या बनाया जाता है, क्या कौन से सिक्का को लागू करता है ना, सोने की सिक्का को, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है ना, सॉलिडस, ठीक है। मैंने ये दोनों चीज आपको समझा दिया, जो कि डिफरेंस किसका इसका था, परवर्ती काल और पूर्ववर्ती काल का, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। परवर्ती काल में वहां के नौकरशाही के उच्च तथा मध्य वर्ग बहुत धनी थे, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था और वे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन जैसी संपत्ति खरीदने में लगाते थे। मतलब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये जो रोमन साम्राज्य का जो परवर्ती काल है, उस समय में जो इंसान लोग काम करता था उसको किस प्रकार का पैसा मिलता था ना, सोने पर आधारित। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो परवर्ती काल है उसमें सोना का सिक्का चलता था, लेकिन जो पूर्ववर्ती काल था उसमें क्या चलता था ना, चांदी का सिक्का, ठीक है। ये दोनों चीज आपको समझाया, जो कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों नोट करके कुछ बताया गया है, क्या बताया गया है ना, रोमन साम्राज्य तानाशाही पर आधारित था, लेकिन चौथी शताब्दी के बाद ऐसा नहीं हुआ। मतलब जो रोमन साम्राज्य था वो तानाशाही पर आधारित था, मतलब बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पे हिंसा होती थी, लेकिन जो है चौथी शताब्दी के बाद इस तरह का चीज हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि नागरिकों के अधिकारों के लिए कानून का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, मतलब नागरिकों को जिस प्रकार का हिंसा होती थी पहले, उस तरह का हिंसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको बहुत ही विस्तार ढंग से समझाया। यदि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके दोस्तों शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट जो है अपने दोस्तों को भी, आपके दोस्तों को भी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों लास्ट टॉपिक जो है वो है परवर्ती काल, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो रोमन साम्राज्य है उसको हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें से पहला था पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य, उसके बाद एक तीसरी शताब्दी का एक संकट आता है, उसके बाद किसको बोलते हैं ना, परवर्ती रोमन साम्राज्य, ठीक है। जिसमें से हम लोग पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य पढ़ लिए, तीसरी शताब्दी का संकट भी पढ़ लिए कि 47 साल में जो है 25 सम्राट चेंज हो गया। तो इस प्रकार का इतना बड़ा संकट था कि इतना सम्राट जो है चेंज हो गया। तो अगर इतना सम्राट मतलब एक साल भी सम्राट, मतलब 2 साल भी सम्राट जो है टिक नहीं पा रहा है, मतलब कुछ बड़ा ही संकट रहा होगा, ठीक है। तो ये चारा चीज जो है हम लोग दोस्तों अभी तक पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग का स्टार्ट होने वाला है परवर्ती काल, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट है, परवर्ती काल शब्द का प्रयोग रोमन साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास की उस अंतिम दिलचस्पी अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मोटे तौर पर चौथी से सातवीं शताब्दी तक फैली हुई थी। मतलब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये जो परवर्ती काल है वो किस चीज के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है ना, जो रोमन साम्राज्य का विकास किस प्रकार से होता है, रोमन साम्राज्य का पतन किस प्रकार से होता है, ये सारा चीज, ठीक है। चौथी शताब्दी स्वयं भी अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण थी। मतलब यहाँ पे बहुत सारा चेंजिंग होता है, ठीक है। कब न, चौथी शताब्दी मतलब परवर्ती काल में, ठीक है। रोमन सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए, जिनमें से एक था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय। मतलब ये जो कॉन्स्टेंटाइन है, जो कि परवर्ती काल का पहला सम्राट है, ये क्या करता है कि जो पूरा राजधर्म, मतलब पूरा जो साम्राज्य है, इसमें कौन सा धर्म अपनाने को बोलता है ना, ईसाई धर्म, ठीक है। मतलब ईसाई धर्म जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, ठीक है, किसके द्वारा ना, कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा। कब ना, चौथी शताब्दी में, ठीक है। चौथी शताब्दी मतलब परवर्ती काल में, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तीसरी शताब्दी का जो संकट है उसके बाद का जो समय है उसको बोला गया था परवर्ती रोमन साम्राज्य, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों दूसरा जो परिवर्तन था वो था सातवीं शताब्दी में इस्लाम का उदय। मतलब सातवीं शताब्दी के बाद जो है इस्लाम का उदय होता है, ठीक है, जो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे समझिए। कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन सम्राट डायक्लोशियन, मतलब यहाँ पे दोस्तों ये जो सम्राट है डायक्लोशियन, ये कहाँ का सम्राट है, रोमन साम्राज्य का, जिसका कालखंड कब से कब तक है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस समय से जो है प्रारंभ हुए।
सम्राट डायग्लोशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा हो चुका है और उसके अनेक प्रदेशों का सामरिक या आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, इसलिए उसने उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य को थोड़ा सा छोटा बना लिया। दोस्तों जैसे कि मान लेते हैं ये है रहा रोमन साम्राज्य, ठीक है, मान लेते हैं ये सबसे बड़ा जो है ये रोमन साम्राज्य है, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य का कुछ कुछ ऐसा क्षेत्र था जो रोमन साम्राज्य का जो है काम के लिए नहीं था, मतलब ऐसे ही तो उसके अंडर में आता था, लेकिन ये जो है कोई काम के लिए नहीं था। तो ये जो छोटा छोटा देश, छोटा छोटा जगह था, इस जगह को जो है हटा देता है कौन? डायग्लोशियन, जो कि रोमन साम्राज्य का एक सम्राट था, ठीक है। और जो रोमन साम्राज्य जो है उसको छोटा कर देता है, ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया और सैनिक कार्यों और असैनिक कार्यों से जो है अलग कर दिया, मतलब जो असैनिक कार्य थे वो सैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिए। तो ये सारा जो परिवर्तन किया वो किसने किया ना? डायग्लोशियन, जो कि रोमन साम्राज्य का एक सम्राट था, ठीक है। साथ ही उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की, ठीक है दोस्तों, जो सेनापति होता है उसको थोड़ा सा विशेष अधिकार प्राप्त किया गया, ठीक है। चलिए आगे समझिए। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए गए, किसके द्वारा ना? कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है दोस्तों, जो कि चौथी शताब्दी का पहला सम्राट था, ठीक है। उसने सोलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको क्या बताया था कि जो परवर्ती काल था उसमें कौन सा सिक्का चलता था ना? चांदी का सिक्का, जिसको दिनारियस बोला गया था। लेकिन परवर्ती काल जब स्टार्ट होता है तो उस समय में कौन सा सिक्का स्टार्ट होता है ना? सोना का सिक्का, जिसको क्या बोला गया है ना? सॉलिडस, ठीक है, जो कि कितना ग्राम का होता है ना? 4.5 ग्राम का शुद्ध सोने का होता है, ठीक है। यह साम्राज्य रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा, मतलब ये जो सिक्का है वो दोस्तों रोमन साम्राज्य के समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। कौन सा सिक्का ना दोस्तों? मैंने आपको नाम बताया, सॉलिडस, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य विचार, नया विचार था कि दूसरी दूसरी राजधानी जो है कुस्तिनतुनिया का निर्माण करना। मतलब दोस्तों ये जो कॉन्स्टेंटाइन है वो क्या करता है कि एक नया राजधानी का निर्माण करता है, जिसका नाम क्या है? कुस्तुनतुनिया, ठीक है। तो जिसके जो किसके द्वारा होता है स्थापित? न कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा, ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझिए। यह नई राजधानी तीनों ओर समुद्र से घिरी हुई थी, चूंकि नई राजधानियों के लिए नई सेनेट की जरूरत थी, इसलिए चौथी शताब्दी में शासक वर्ग का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ था, ठीक है दोस्तों। मौद्रिक स्वायत्तता और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तेजी आई थी और व्यापार में भी बढ़ोतरी होने लगी थी। ये सारा चीज कब होने लगा? परवर्ती काल में, मतलब तीसरी शताब्दी के बाद वाला काल में, ठीक है दोस्तों। धन का अच्छा खासा निवेश पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया गया, जिससे व्यापार का पुनर्स्थापन हुआ, ठीक है दोस्तों। मतलब जो तीसरी शताब्दी में संकट हुआ था तो उस समय में रोमन साम्राज्य जो है कुछ भी नहीं कर सकता था, ठीक है, कुछ ही कर भी नहीं पा रहा था, ठीक है। जैसे कि उदाहरण में यहाँ पे बताए थे हम कि जो 47 साल था उसमें कितना सम्राट चेंज हो गया ना? 25 सम्राट, ठीक है। तो ये संकट कुछ बड़ा ही संकट था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इतना सारा चीज हो गया, लेकिन उसके बाद जब परवर्ती काल स्टार्ट होता है तब दोस्तों यहाँ पे जो है रोमन साम्राज्य का जो व्यापार होता है उसको फिर से पुनर्स्थापन किया जाता है, ठीक है। इन सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे स्थापत्य कला के नए नए रूप विकसित हुए, ठीक है। कुलीन वर्ग पहले से अधिक शक्तिशाली और अमीर हो गए थे, ठीक है दोस्तों। मतलब जब व्यापार होने लगा, ठीक है, बहुत ज्यादा व्यापार को बढ़ावा दिया गया, तब जो है जो अमीर लोग थे, मतलब कुलीन वर्ग लोग थे, जिसको अभिजात वर्ग भी कहा जाता है, इन लोग दोस्तों बहुत ही ज्यादा और भी शक्तिशाली होने लगा, ठीक है। अब चलिए आगे समझिए। तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, जहां मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था और ग्रामीण समुदाय भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों ग्रामीण इंसान जो होता था वो काम करता था, और यदि काम करेगा तो उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। और कौन सा सिक्का वहां पे चलता था ना? सोने का सिक्का चलता था, जिस कारण बस ये जो गरीब इंसान लोग हैं उन लोग भी बहुत ही ज्यादा खुश था। तो ये रहा दोस्तों आपका रोमन साम्राज्य का सारा चीज जो कि आपको पढ़ना था। ये सारा चीज दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको जो है बहुत ही अच्छे ढंग से सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आप एक आंसर दीजिए कि ये जो रोमन साम्राज्य था, ठीक है, तो ये जो रोमन साम्राज्य का जो
पूर्ववर्ती काल था, परवर्ती काल था, जिसमें से परवर्ती काल जो था दोस्तों, वो परवर्ती काल का जो पहला सम्राट था, उस सम्राट का नाम क्या है? यदि आपने उसका आंसर दे दिया, मतलब 34 शताब्दी का जो पहला सम्राट था वो कौन था? यदि आपने इसका आंसर दे दिया दोस्तों, मतलब आपने जो है चैप्टर को बहुत ही विस्तार ढंग से पढ़ा, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यदि आपको याद होगा कि 34 शताब्दी का पहला सम्राट कौन था, तो आप कमेंट कीजिए, और यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, ताकि आपको सारा चीज़ क्लियर हो, और इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चंस बनता है वो सारा क्वेश्चंस आपको जो है बहुत ही अच्छे ढंग से आता हो। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद वाला जो वीडियो आने वाला है वो इसका एमसीक्यू आएगा, जो कि सारा चीज़ दोस्तों जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिस प्रकार से, उसी लेवल में क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा जब आपको जो है ये सारा चीज़ आपको क्लियर होगा। जितने भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई वो सारा आपको जब क्लियर होगा, तब दोस्तों इसका बाद वाला पार्ट जो है वो आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सारा चीज़ आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि दोस्तों ये जो चैप्टर है ये सारा को अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लेना है, ताकि आप किसी भी चीज़ को भूलें ना, और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उसको आप लिख भी सकते हैं, ताकि दोस्तों आप बार-बार उस चीज़ को पढ़ सकें। ठीक है? अब दोस्तों क्या करना है कि वीडियो जो है उसको लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस प्रकार का कंटेंट जो है आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, और दोस्तों यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी दोस्तों इस प्रकार का कंटेंट प्राप्त हो सके। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट होगा वो एमसीक्यू का होगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को भी आप गलती से भी ना छोड़िएगा, ताकि आपका जो प्रैक्टिस लेवल है वो बना रहे, और आपका जो तैयारी है वो लगातार होता रहे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो चैनल है डेप्थ स्टडी विद आशीष, इसी नाम से दोस्तों हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो उससे भी आप दोस्तों जुड़ सकते हैं। ठीक है, ताकि दोस्तों वो जो है टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे कुछ कुछ नए नए अपडेट दिए जाते हैं, जो कि आपको भी जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।